अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और भारत 3 दिन पहले एक बड़ी और गैर रिवायती जंग के दहाने पर पहुंचने के बाद अब अमरीकी सालिसी से होने वाली जंगबंदी पर अमल कर रहे हैं, मगर इस सीज फायर के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत और बयानात को दोनों मुमालिक में मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। पाकिस्तान में जहां ट्रंप के किरदार को सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है, तो वहीं भारत में इसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सरेंडर और भारत की सिफारती शिकस्त के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर करवाने के साथ साथ मसला कश्मीर को भी उजागर कर दिया है, जिस पर भारत बात करने को तैयार नहीं था। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी सालिसी के बाद शराइत के साथ वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए भी आमादगी जाहिर कर दी है, जिससे भारत में न सिर्फ उनके मुखालफीन बल्कि उनके हामी भी सरप्राइज हो गए हैं और भारत में मोदी के नाकदीन में इजाफा हो रहा है। तहम दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम मोदी ने अवामी सतह पर अभी भी पाक भारत सीज फायर में अमरीकी किरदार को तस्लीम नहीं किया और मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। कल उन्होंने भारतीय कौम से खिताब किया तो तवक्को की जा रही थी कि वो सीज फायर के हवाले से असल हकाइक शेयर करेंगे, मगर उन्होंने सीज फायर को एक और रंग दे दिया और यह कह दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर का मुतालबा किया था, मगर कल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में बता दिया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि मजीद 5 मुमालिक के जरिए सीज फायर का पैगाम भिजवाया था। इस मामले पर खुद भारत में सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने दबाव डालकर करवाया था और इस वक्त सदर ट्रंप सऊदी अरब में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक दफा फिर सीज फायर में इस किरदार पर, अमेरिका के किरदार पर बात कर दी है। नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं, अमेरिकी सदर एक के बाद एक तकरीर में, एक के बाद एक खिताब में उसको मुस्तरद करके अपनी बात पर कायम नजर आ रहे हैं। और इस दफा तो उन्होंने क्रेडिट लिया, ट्रेड का जिक्र किया और साथ में जो सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, उनको भी क्रेडिट दिया और कहा कि वो इससे भी आगे बढ़ें और एक डिनर की टेबल पर 2 मुमालिक को साथ बिठाएं। वहां पे क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे सऊदी अरब में और वहां पर बाकायदा तालियां बजी। क्या कहा, देखिए। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी पर इंडिया में तनकीद हो रही है कि वो अवाम को सच नहीं बता रहे हैं। और इस वक्त सदर ट्रंप सऊदी अरब में हैं, वो सऊदी अरब के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे और अब अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप के इस दौरे में कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है और इसराइल इस सारी सूरत हाल को देखकर नर्वस है। इस हवाले से हकीकत क्या है, ये बताने के लिए वाशिंगटन से प्रोफेसर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जो कई किताबों के मुसन्निफ हैं। आजकल हसन अब्बास साहब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में बतौर प्रोफेसर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वो अमेरिका और अमेरिका के शराकतदार मुमालिक के अस्करी और डिप्लोमेटिक कोर के अराकीन को पढ़ाते हैं, यानी बहुत कनेक्टेड हैं, बैलेंस राय देते हैं। हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हसन अब्बास साहब, हकीकत क्या है? जाहिर है आप वाशिंगटन में हैं, कनेक्टेड हैं और इसके अलावा बहुत बैलेंस बात करते रहे हैं। क्या हुआ था? क्या अचानक वाकई मोदी ने राब्ता किया था सदर ट्रंप से कि सीज फायर कराई जाए, या ऐसा नहीं हुआ था? जी, पहले मुख्तसर जवाब तो यह है कि बिल्कुल इंडिया ने अमेरिका को राब्ता किया और सीज फायर की रिक्वेस्ट की और इसमें कतन किसी किस्म का कोई शक व शुबा मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या सिर्फ सदर ट्रंप या अमेरिकन इंतज़ामिया का अमल दखल था? तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। जब ये वाक़यात शुरू हुए और अंदोनाक वाक़यात थे, 2 मुल्कों को
जंग के खतरे के ऊपर ले आए दो न्यूक्लियर ममालिक को। जो पाकिस्तान का रिएक्शन था पहला, वो मेरा ख्याल है ना सिर्फ कि उसमें एक ब्रिलियंस मौजूद थी, ऑफ कोर्स जो आर्म फोर्सेस के एतबार से है, या एक अस्करी कुव्वत थी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। मुझे ये भी लगता है इस ज़मन में कि ये हो सकता है इनिशियली इंडिया का ख्याल था कि ये ट्रैप है, बेट है, कि पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो पहले यकीनन पाकिस्तान की जो उनके जहाज़ों को गिराना था, 3 थे या 5 थे, अलग बहस है, वो उसने बड़ा असर पैदा किया। दूसरी बात ये थी कि इसके बैकग्राउंड में अमेरिका और इंडिया के मुज़ाकरात चल रहे थे बहुत दिनों से। आपको याद होगा कि जब सदर ट्रंप ने अपना हलफ लिया था तो जयशंकर मौजूद थे, वजीर खारजा इंडिया के। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई, फिर अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मुलाकातें हुई, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वैंस गए इंडिया और उनको बड़ा प्रोजेक्ट किया गया। ये क्या गुफ्तगू चल रही थी? ये ट्रेड पे गुफ्तगू चल रही थी। ये अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनके एल्यूमिनियम पे, आयरन ओर पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जो बहुत अरसे से गुफ्तगू चल रही थी, ये वो में सारा सिलसिला चल रहा था। अब ये इतना क्रिटिकल मौका आया कि उसमें सदर ट्रंप तो एक डील मेकर हैं, वो पीस मेकर भी हैं, मैं कहूँगा, और जैसा भी उनका एक जनरल प्रोजेक्शन है, उन्होंने अपने आप को साबित कर रहे हैं एक पीस मेकर के तौर पर, और वो एक डील मेकर भी हैं। उन्होंने उस मौके पर नेगोशिएशंस में गालिबन इंडिया के सरबराह ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या इंडिया ने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो उस पर कुछ थोड़ी सी रिफ्ट कह सकते हैं, कुछ टेंशन चल रही थी। ये बैकग्राउंड में सिलसिला था। और डील मेकिंग का मैंने क्यों जिक्र किया? बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को साबित किया और कहा कि देखें, आप के इंटरेस्ट हैं, हमारे भी इंटरेस्ट हैं, और हमारे जो कॉस्ट है वो पूरे उस रीजन के बाकी ममालिक भी हैं। ये एक फैक्टर आ गया। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरेबिया बहुत अहम रोल अदा करता रहा इस सारे तनाजर में। दोनों, ये पहली कन्वर्सेशन नहीं थी जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आ गया और सीज फायर फौरन हो गया। इसका जो ग्राउंड वर्क है वो इंग्लैंड ने, यानी यूनाइटेड किंगडम ने और सऊदी अरेबिया ने क्रिएट किया। वो उस पर सीज फायर थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री रिस्पॉन्स थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें चाइना। देखिए, ये चाइना, पाकिस्तान ने जिस तरह एक्सेल किया चाइनीज टेक्नोलॉजी पे, थंडर पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे थे बहुत अरसे से, लेकिन जितनी पाकिस्तान की डिपेंडेंस थी या पाकिस्तान की कोलैबोरेशन कहना चाहिए चाइना के साथ, उसकी फुल इम्प्लीकेशंस अभी जाहिर नहीं थी किसी के सामने। ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के पास जैमिंग कैपेबिलिटी भी है और पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी भी है कि वो इंडिया के जहां जहां बेसिस से जब जहाज उड़ते हैं तो उसको वॉच कर सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट भी किया गया था। इस सारे तनाजर में जब एस्केलेशन शुरू हुई तब अमेरिका ने पहले तो कहा कि अच्छा, ये खुद ही फैसला आपस में कर लेंगे, बिकॉज इंडिया ने ये अमेरिका को निशानदेही की थी या ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये हम इनको खुद डील कर लेंगे, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, और इस दफा हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अब आसान लफ्जों में जब उनको रिएक्शन हुआ सख्त, और मैं ये भी कहूँगा जो पाकिस्तान ने इसमें बहुत ही जहानत और बहुत ही रिस्ट्रेंट, या इसका एहतियात लफ्ज कहूँगा मैं, जो रिस्ट्रेंट और इंटेलिजेंस पाकिस्तान ने शो की इस पूरी डीलिंग में, उसने भी अननर्व किया इंडिया को। इसीलिए अब आखिरी बात ये, जब इंडिया ने सेकंड स्ट्राइक की तो उस वक्त पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड तो ये था कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा पहले अटैक के जवाब में। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक विक्ट्री हासिल कर चुका था, मैं कहूँगा इस एतबार से कि पाकिस्तान को इंडिया की जो मुसलसल कोशिश थी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, पाकिस्तान उससे बाहर निकल चुका था। पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ उस हद तक जितना इंडिया चाहता था। कुछ नुकसानात हुए, लेकिन आखिर में पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो आप ही के प्रोग्राम में बात हुई थी कि आप इन्वेस्टिगेट करें न्यूट्रल थर्ड पार्टी से। ये भी इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इंडिया का नैरेटिव एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये एक ब्रॉडर पिक्चर है बिहाइंड द सीन। इन तमाम बातों से जिनका मैंने जिक्र किया, इंडिया एक ऐसे प्रेशर में था कि जब उसने फाइनल एक्शन किया तो वो, अब जो उर्दू और पंजाबी का मुहावरा मेरे ज़हन में आ रहा है वो मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन उससे मुराद ये थी कि इंडिया ने हमला कर तो दिया, लेकिन साथ साथ इंडिया के लिए कुछ उससे खौफ का सबब भी बना, बिकॉज वो पाकिस्तान की कैपेसिटी देख चुके थे।
इस तनाजर में उन्होंने ये समझा कि हमने तो अब अटैक कर दिया है, पाकिस्तान तो रिस्ट्रेंट कर रहा था, अब हमने अमेरिका को जाके कहते हैं कि जनाब बस आप 16 सवाई करा दें। वो उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने की वो भी बड़ी सख्त थी। ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसका क्रक्स ये है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, और मैं एज एन एकेडमिक हमारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है। अगर मेरा ये ख्याल होता तो मैं आपको ख्याल का इजहार करता कि करीने कयास ये है, पॉसिबिलिटी है, लाइकलीहुड है। नहीं, इंडिया ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की कि अब आप पाकिस्तान से हमारा सीज फायर करवा दीजिए। मतलब यानी आप ये करिए इन्फॉर्मेशन है आपकी और बाकायदा तौर पर आपने तस्दीक की है इस इन्फॉर्मेशन की, उस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं, आपकी राय नहीं है? ये मेरी राय नहीं है, इसलिए कि ये मैंने जो हमारा एकेडमिक तरीका होता है, आपका हाइपोथेसिस है, आप 4 लोगों से बात करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ये बात ज़हन में रखनी जरूरी है कि पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान का जिक्र इस पैराए में नेगेटिव सेंस में आता था, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है मुंबई के बारे में और एक या दो और मौके पर, लिहाजा एक नेगेटिविटी मौजूद थी। उस सारे पैराए में अचानक जितनी स्टेटमेंट्स आई, अब देखिए सदर ट्रंप ने जो ट्वीट्स की वो पाकिस्तान को तो सुनहरी हरूफ में लिखनी चाहिए। जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, ये पाकिस्तान की कंडीशन थी। पाकिस्तान की इस फाइनल नेगोशिएशन में सूरत हाल बड़ी स्ट्रांग थी। इंडिया के कहने पे सीज फायर तो हो गया, लेकिन जब पाकिस्तान को कहा गया कि अच्छा अब इंडिया चाहता है सीज फायर हो और आपकी जो बात यूके से और सऊदी अरब से चल रही थी उस सीज फायर को हम अनाउंस करने लगे, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है जनाब, रिक्वेस्ट आपकी जानिब से आई है, लेकिन कश्मीर का जिक्र होना जरूरी है, वरना कश्मीर का जिक्र ना होता। ये बहुत आप इंपॉर्टेंट बात करें, ये भी आप इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें कश्मीर का जिक्र डलवाया और उस कंडीशन पर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। पाकिस्तान ने ये कहा कि जब तक आप ये लॉन्ग टर्म फैसला इसका नहीं होगा, अब ये किस तरह से कहा गया, वजीर आजम ने भी कहा, और इंडिया की पोजीशन वीक हो चुकी थी। इंडिया जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, देखिए अमेरिका में, पूरे वेस्ट में, पूरी दुनिया में कहना चाहिए, ये चीजें बड़ी गौर से देखी जाती हैं। जब कोई आपका मीडिया एक बिल्कुल एक फैनेटिकल सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, या वो ऐसी पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स या आपका ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन, तो दुनिया एंगेज करना चाहती है उन ममालिक से जहां विजडम हो। और इंडिया हिस्टोरिकली, हम देखें उनकी सिविलाइजेशन को, उनकी सेकुलर डेमोक्रेटिक रूट्स को, उनके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, हम उसको एक्नॉलेज करना जरूरी है। लेकिन ये अब जो रुख इख्तियार किया है इंडिया की पॉलिसी ने, जो इंडिया के सबसे बड़े हामी हैं अमेरिका में, स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब भी खामोश हैं, क्योंकि कुछ चीजें अज़र में शम्स हैं, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू अरबी में कहते हैं, या हम कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल है। तो इंडिया से मिसकैलकुलेशन हुई है, और उस मिसकैलकुलेशन का कुछ फायदा ऐसे भी है, वो जैसे कहते हैं ना, वो मैं रिलीजियस उसको रेफरेंस नहीं देना चाहता, लेकिन हम कहते हैं ना, हिम्मत मरना मदद खुदा। तो बाज़ दफ़ा सर्कमस्टांसेस आप अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। एक एविडेंस में इसमें आपको और दूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी चंद लम्हे पहले बयान दिया है रियाद में, जब उनसे दोबारा सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने सेक्रेटरी रूबियो की जानिब देखा, अभी ये शायद डिस्प्ले हो गया हो या होने वाला होगा, जो मैंने हमारे दोस्तों ने हमें बताया, सेक्रेटरी रूबियो को उन्होंने कहा कि हाँ सीज फायर इन्होंने करवाया है, और साथ कहा कि अब आप प्लीज पाकिस्तानी और इंडियंस को डिनर टेबल पे कब बिठा रहे हैं या बिठाएंगे। तो यहां तक गुफ्तगू हो चुकी है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। अब वो कैसे चलेगी वो एक अलग इशू है। और सदर ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैंने इन दोनों ममालिक को कहा कि हम आपसे ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया को ये कहना कि आपसे ट्रेड बंद कर देंगे, जो एक ग्लोबल राइजिंग पावर है, उनकी एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पिलर है, और उनका अपनी अहमियत अपनी जगह मौजूद है। ऐसे मुल्क को ये कहा जाना, ये इंडिया की एक डिप्लोमेटिक, इट्स मैं जो लफ्ज़ आ रहा है अगेन एकेडमिक लफ्ज़ मैं चाहता हूँ, मैं कहना चाह रहा था कि इट वाज स्लैप, लेकिन द पॉइंट इज कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा सिवियर चैलेंज की सूरत में सामने आई है सारी बात। और ज़ाहिर एक ऐसे वक्त में जब इंडिया खुद ही ट्रेडिंग के हवाले से जो टैरिफ्स हैं उस पर निगोशिएशन में ऑलरेडी है अमेरिका के साथ, और इंडिया ये भी चाहता था, तो चाइना के साथ भी ज़ाहिर मामला अमेरिका के तय हो गए हैं, मगर इंडिया ये भी चाहता है कि जो चाइना से अगर डाइवर्ट करे टेक्नोलॉजी और दीगर मामला और ट्रेड, तो उसका फ़ायदा उठाए। मगर
और सब ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नाराज़ी है इस बात पर कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्लब किया जाता था, वाक़या हुआ पहलगाम में, और पाकिस्तान और भारत को अब एक साथ क्लब किया जा रहा है। ना बैनुल-अक़वामी मीडिया में उनको वो पजीराई मिली, ना ही बैनुल-अक़वामी कैपिटल से वो पजीराई मिली, और ट्रंप रुक नहीं रहे हैं, वो मुसलसल बार बार बात किए जा रहे हैं। अब कल मोदी साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा पहले तो वो कहते बात ही नहीं करेंगे, उन्होंने कहा बात करेंगे टेररिज्म पे और कश्मीर पर, मगर कश्मीर वो जो पाकिस्तान के पास है, जिसको मुझे सरप्राइजिंगली डिफेंस मिनिस्टर से जब मैंने सवाल किया ख्वाजा साहब से, तो उन्होंने इसमें सिल्वर लाइनिंग देखी। उन्होंने कहा तो बात ही नहीं करने को तैयार होते थे, ये अब बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वरना तो कश्मीर पे भी नहीं बात करते थे। जाहिर है जब हम बात करेंगे तो हम पूरे कश्मीर पे करेंगे। तो ये आपको लगता है कि ट्रंप जब इतना पुश कर रहे हैं तो मोदी नहीं पीछे हट पाएंगे? जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को समझना उनकी पॉलिटिक्स को जरूरी है। वो एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, वो जो उनको समझ आ रहा है, जो वो दिल में सोच रहे हैं इस वक्त वो कह रहे हैं, और उनके कोई फिल्टर्स नहीं है, और उनके इर्द गिर्द जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसकी एक वजह है। सदर ट्रंप की सारी पॉलिटिक्स थी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को झंझोड़ देने की। वो ये कहते थे कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, दुनिया का अहम तरीन ग्लोबल पावर है, और हमारे यहाँ जो डिफरेंट हमारे हसास इदारे हैं अमेरिका में, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो लॉबीज हैं, उनका कहना था कि इनका ये ब्यूरोक्रेसी ये इतनी बड़ी एक्सटेंड हो गई है कि इनके बाज हलकों के अपने इंटरेस्ट डेवलप हो गए। तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं चलने दूंगा। उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन, उनके करीबी तरीन साथी, उन सब का मेन कैंपेन ये था। लिहाजा उनको जो फीडबैक इदारों से आता है वो कह रहे हैं नहीं, मैं एज ए बिजनेसमैन सीधी बात डील करूंगा। ये 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, पाकिस्तान हमारी काउंटर टेररिज्म में बहुत हेल्प कर रहा है। मेरा ख्याल है वो इस बात पे बहुत मुतासिर हुए जो उनकी काउंटर टेररिज्म पे पाकिस्तान ने, आज भी उन्होंने रियाद में भी इसका जिक्र किया। एक तो ये फैक्टर सामने रखना बड़ा जरूरी है। इंडिया क्यों मान गया? क्योंकि इंडिया चाहता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, और इसमें पाकिस्तान को एक बात समझनी होगी मेरी नजर में। देखिए, टेररिज्म पे बात करनी जरूरी है। ये पाकिस्तान, इंडिया का मीडिया को तो आप क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान के मीडिया को भी दोबारा ये सवाल उठाने होंगे जो उठाए जा रहे हैं बाज़ जगहों पे। जो फर्स्ट हिट हुआ है हम उसको कतन सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना और किसी भी नाम पे बगैर एविडेंस के, खासकर, और एविडेंस हो भी तो वॉर जो है वो चीज़ों का हल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बाज मिलिटेंट ग्रुप्स ने पाकिस्तान को किस जगह पे लाके पहुंचाया जहां पे पाकिस्तान को बात करनी मुश्किल हो रही है। कश्मीर में पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग केस था इंटरनेशनली, लीगली। पाकिस्तान ने यूज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स की वजह से अपने बहुत सी पोजीशंस को वीक किया है। लिहाजा पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है जहां तक मैं समझता हूँ। पाकिस्तान के जो लश्कर थे या जैश थे, जैसे भी लोग थे, उनको लीगल केसेस उनके खिलाफ हुए, उनको खामोश करा दिया गया है, उनको दबाया गया है। अब उनको मारा तो नहीं जा सकता। आप जब मारते हैं एक किसी एक्सट्रीमिस्ट को तो 5 एक्सट्रीमिस्ट पैदा होते हैं, तो उनको आपने एंगेज करना है, उनको आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। वो एफर्ट्स जारी हैं, डी रेडिकलाइज करना है। लेकिन पाकिस्तान को इंडिया के साथ ये बातें टेबल पे खुल के करनी पड़ेंगी कि जनाब हम भी एक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई हद तक की बात नहीं है। इंडिया भी ताकि खुल के आपके सामने बात करे, तो ये नेगोशिएशन के लिए वो कन्वर्सेशन आसान नहीं होगी। लेकिन कुछ और चीजें गोइयां भी हैं पॉलिसी के सर्कल्स में। अब जैसे रूमर्स होते हैं हर शहर में, वैसे अमेरिका में भी हैं। एक और जाविये से भी इस बात को देखा जा रहा है। अगर मैं जवाब मेरा लंबा नहीं हो गया तो मैं नहीं, प्लीज आप जी कंटिन्यू कीजिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप जो सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां पर ये चांस है कि वो सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट थी, बहुत बड़ी डील हुई है, $140 बिलियन वेपन्स की आज डील हुई है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब उनको कह रहा था कि हम आपका जो एब्राहम्स अकॉर्ड था, जो इजराइल को एक्सेप्ट करना था, वो सारी जो गुफ्तो शनीद थी, हम उसमें हिस्सा तब बनेंगे जब फलस्तीन एक आज़ाद रियासत के मुताबिक जो है क्रिएट हो जाएगा, आज़ाद रियासत का उसको स्टेटस लीगली मिल जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों में उनके बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स भी आई हैं इजरायली पॉलिसीज या लीडर्स के बारे में, जो थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड हैं। क्योंकि सदर ट्रंप, कुछ लोगों का ख्याल है, ये चाहते हैं, और स्टीव विटकॉफ जो उनके बड़े ब्रिलियंट एडवाइजर हैं और जो ईरान के साथ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो वेस्ट बैंक की स्टेट है वहां पे तो डिक्लेयर किया गया पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये अगर अनाउंस कर दिया गया कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत बन गई है, तो सऊदी अरब की जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी।
और ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि ज़ाहिर है अभी खुद CNN ने रिपोर्ट किया कि एक नर्वसनेस, और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल में एक नर्वसनेस पाई जाती है, क्योंकि ईरान के हवाले से मस्बत बयान दे रहे हैं सदर ट्रंप। और फिर जो 2009 में जब ओबामा सदर बने, हालांकि नेतन्याहू उस वक्त नए नए इलेक्ट हुए थे, मगर वो इसराइल नहीं गए तो बहुत इसराइल नाराज़ हुआ था। ट्रंप बहुत बड़े इसराइल के हामी हैं, तो वो तवक्को कर रहे थे कि वो इसराइल ज़रूर जाएंगे, मगर वो कतर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, मगर वो इसराइल नहीं जा रहे हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं अब CNN में कि वो रिपोर्ट कर रहा है कि वो नाराज़ हैं नेतन्याहू से। क्या नर्वसनेस इस वजह से है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि सदर ट्रंप ऐलान कर दें कि फ़लस्तीनी रियासत बनने जा रही है? क्योंकि नेतन्याहू ने तो आज भी यही ऐलान किया है कि हम दाखिल होंगे, हमारी फ़ौज दाखिल होगी पैलेस्टाइन के अंदर। वो इस बात पर कायम है कि सबको बेदखल किया जाएगा। जी, ये जो पहले आपने फरमाया, ये ऐसी बात चल रही है पॉलिसी मेकिंग। अगेन ये जो जिस तरह इस्लामाबाद में या दिल्ली में या कहीं और शहरों में कन्वर्सेशंस होती हैं पॉलिसी में, डिबेट्स लोगों की, स्कॉलर्स की, उसमें ये बात इस वक्त सर फहरिस्त है। और सदर ट्रंप का वहाँ जाना और कतर जाना और UAE जाना, ये तमाम ममालिक बहुत अहम है। और सऊदी अरब इसलिए भी बड़ा मेजर इनिशिएटिव ले रहा है कि कतर ने और ओमान ने भी, मैं कहूँगा, अपना ग्लोबल सतह पे बड़ा रोल एक एज्यूम किया है एज ब्रिज बिल्डर्स, एज पीस मेकर्स। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन अब्बास साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत अहम मालूमात देने जा रहे हैं। और 6 और 7 मई की दरमियानी शब, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए थे, मिसाइल हमले किए थे, और पाकिस्तानी तैयारों ने भारतीय तैयारे मार गिराए, मिसाइल हमले से, एयर टू एयर मिसाइल हमलों से मार गिराए, तो उसके बाद भारतीय तैयारों ने एक भी मिसाइल पाकिस्तानी तैयारों पर फायर नहीं किया था। और जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ तो क्या कोई भारतीय तैयारा उड़ा भी था? अंदर की मालूमात, अहम मालूमात आपके सामने रखी जाएंगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 और 7 मई की रात जब भारत ने अपने तैयारों के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया, मासूम शहरियों पर हमला किया, पाक फिजाइया ने जवाब दिया और मिसाइल मारकर 5 भारतीय तैयारे गिरा दिए, तो ये तो दूर की बात है कि पाकिस्तान के कोई तैयारे जवाबन गिराए जाते। भारतीय फिजाइया की तरफ से, भारतीय जहाज़ों की तरफ से कोई एक मिसाइल तक फायर नहीं किया गया था। ये बड़ी इतलात है, बड़ी खबर है, जो कि शहजाद इकबाल के पास इंफॉर्मेशन है। शहजाद, बहुत शुक्रिया। शहजाद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? भारत तो दावे कर रहा था कि हमने जवाब भी दिया, पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया, ज़मीन पर उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान में ज़ाहिर मासूम शहरी मारे गए, मगर एयर टू एयर उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया था। क्या हुआ था? जी, बहुत शुक्रिया शाहजेब। यकीनन एक बहुत ही एग्रेसिव रिस्पांस था, ऑफेंसिव था पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, न सिर्फ 6 और 7 मई की रात बल्कि 9 और 10 की जो रात थी उस दिन भी। और कुछ डिटेल्स तो आपको पता है कि आर्म फोर्सेस की जो ब्रीफिंग है उसमें सामने आ चुकी है, लेकिन हमारे ज़राए ने हमसे 2 से 3 एक्सक्लूसिव खबर शेयर की है। देखें, एक जो इन्फॉर्मेशन हम सबके सामने है वो ये है कि 6 उनके तैयारे हमने गिराए हैं, जिसमें फाइटर जेट्स 5 थे और एक अनमैन्ड व्हीकल थी, यानी कि UAV जो कि ड्रोन होता है। और जो 5 तैयारे हमने गिराए हैं उसमें 3 रफेल, एक Su-30 और एक MiG-29 था। ये डिटेल्स तो हम सबको पता है, लेकिन जो पाकिस्तान ने इस ऑफेंसिव में तैयारे इस्तेमाल किए 6 और 7 मई के, उसमें J-10C हमारा था, जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन, और ये पाकिस्तान को रफेल से मुकाबला करने के लिए ही मिले थे और उसी में हमें बड़ी मदद हासिल हुई है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें PL-15 मिसाइल्स हैं। शाहजेब, इनकी जो रेंज होती है PL-15 मिसाइल्स की, वो तकरीबन 230 से 280 किलोमीटर होती है, यानी कि जो डॉग फाइट का अब पूरा कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। पहले फाइटर जेट्स जो है वो आर्म्स छोटे भी इस्तेमाल करते थे, मिसाइल भी इस्तेमाल करते थे, बड़ी क्लोज रेंज से करते थे। अब ये सारा जो डॉग फाइट है रडार बेस्ड होती है कि आपने कब एक दूसरे जहाज को मॉनिटर किया, उसको लॉक किया जब आपको क्यूज मिलते हैं, और उसके बाद आप फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो PL-15 ये मिसाइल से जिनका इस्तेमाल हुआ, जिससे 5 तैयारे हमने गिराए। और जो लॉन्गेस्ट हमारा शॉट था उनके किसी फाइटर जेट का, वो मुझे जराए ने बताया कि 98 नॉटिकल माइल्स का था, यानी कि 190 किलोमीटर्स का। तो ये आप सोच सकते हैं कि आप तस्वीर भी नहीं कर सकते कि पायलट को वो प्लेन, कोई भी जेट फाइटर फिजिकली नजर आ रहा हो। तो ये सारा गेम जो है ये रडार पे होता है, कम्युनिकेशंस के जरिए होता है। तो यहाँ पे हमारे जराए बता रहे कि 190 किलोमीटर्स के शॉट लिया गया था। जो एक्सक्लूसिव हमने एक पता किया अपने जराए से कि जो पायलट से, क्योंकि ये भी अफवाह आई कि 9-10 की रात को शायद कोई पायलट कैप्चर हुआ है, तो मैंने सवाल किया कि जो 5 फाइटर जेट्स थे उनके पायलट्स का क्या हुआ। तो ये मुझे बताया गया है कि उनमें से 2 की डेथ हो गई
और 3 जो है वो इंजर्ड हो गए और हमारी इंटेलिजेंस के पास इसकी मुकम्मल डिटेल्स और उनकी प्रोफाइलिंग मौजूद है। ये बड़ी अहम बात है कि 2 उनके जो पायलट्स थे वो उनकी डेथ हुई है और 3 जो है वो जख्मी है। इसके अलावा एक और जो स्टोरी बाद में सामने आई वो ये थी कि तकरीबन उस दिन 125 जहाज जो है दोनों साइड से वो एयर बैटल में मुलविस थे और 75 to 80 जो जेट्स हैं वो इंडिया की साइड पे थे। दोनों जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने कभी भी अपनी एयर स्पेस को छोड़ के दूसरे की एयर स्पेस में दरअंदाजी नहीं की, वो अपनी एयर स्पेस पे ही खड़े हुए लड़ रहे थे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है शाज़ेब के हमारा कोई तैयारा गिरना तो दूर की बात है, लेकिन उनके जो 75 से 80 फाइटर जेट्स थे उन्होंने एक मिसाइल भी पाकिस्तानी एयरफोर्स और हमारे फाइटर जेट्स की तरफ नहीं फायर कर सके, क्योंकि उनको कोई क्यूज ही नहीं मिले। ये टर्म वो यूज करते हैं कि क्यूज मिलते हैं, इसके बाद आप फाइटर जेट को लॉक करते हैं और फिर मिसाइल फायर करते हैं। तो हमारा ऑफेंसिव इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उनको ये भी नहीं मौका मिला कि वो क्यूज उनको मिलते हैं और फिर वो लॉक करके मिसाइल फायर करते हैं। यानी कि जो राफेल वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर सके, इतना ऑफेंसिव जो है हमारी तरफ से लॉन्च था। फिर जो 9 और 10 तारीख थी जब हमारे नूर खान एयरबेस समेत दीगर बेसिस पे अटैक किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाब दिया, उस दिन की भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है शाज़ेब। उस दिन ये प्लान था कि वी विल एस्केलेट टू डी एस्केलेट और एक बाकायदा एग्रेसिव प्लान बनाया गया। और उस दिन पाकिस्तान के जो जहाज एयरबॉर्न हुए तो उनके पास मुकम्मल एक फ्री एयर स्पेस थी, क्योंकि शाज़ेब कोई इंडियन जेट फाइटर उस दिन एयरबॉर्न नहीं हुआ। ये बड़ी अहम बात है कि उनको ये पता था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब अपने जहाज जो है वो एयरबॉर्न करेगा, उससे उनकी सरजमीन पर अटैक होंगे, लेकिन क्योंकि वो इतने डरे हुए थे, उनका एक हेवी नुकसान पहले ही हो चुका था। 6 और 7 मई को उनके 5 जेट फाइटर तबाह हो चुके थे, तो उस दिन कोई इंडियन फाइटर जेट एयरबॉर्न नहीं हुआ मुकाबला करने के लिए। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास फ्री हैंड था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने और हमारी जो बड़ी फौज है उन्होंने मिलकर 14 एयर बेसिस, 14 एयरफील्ड्स को और टोटल 26 टारगेट्स को उन्होंने निशाना बनाया। उसमें जो हमारे ग्राउंड फोर्सेस थे उन्होंने फतेह 1, फतेह 2 भी इस्तेमाल किया और इस लड़ाई में पाकिस्तान ने अपने J-10 के अलावा JF-17 थंडर जो है वो भी इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिससे हमने उनके एयर टू ग्राउंड जो है उस दिन अटैक किए। एयर टू एयर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके कोई फाइटर जेट जो है वो नहीं था। अच्छा, हमने ये भी पूछा है कि ये सारा कुछ हुआ कैसे, कि हमारी एयरफोर्स वैसे वो खुद ही कह रहे थे, मैंने आपके शो में भी बताया था कि बहुत ज्यादा इक्विप्ड है और इंडियन एयरफोर्स से ज्यादा एडवांस है। लेकिन मुझे जरा बताते हैं कि जो हमारा सारा एक जो गेम प्लान था, इसमें जो इस बैटल प्लान था वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था और 4-5 रोज जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू, वो खुद ऑप्स रूम में मौजूद थे, चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, एक एग्रेसिव गेम प्लान बनाया जिसमें मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज जो मैं पहले भी बता चुका हूं हमारे एयरफोर्स के पास है, साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसका इस्तेमाल किया गया। और देखिए लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है कि उन्होंने ये भी मीटिंग में डिस्कस किया कि गेम प्लान बन चुका है हमारा, अब जो टैक्टिकल फ्रीडम है वो तमाम मेंबर्स के पास होगा, क्योंकि यहाँ पे एट टाइम्स इट्स अ मैटर ऑफ स्प्लिट सेकंड्स, तो किसी का वेट करना इसमें बहुत देर हो सकती है। तो गेम प्लान जब बन गया उसके बाद टैक्टिकल फ्रीडम दिया गया तमाम मेंबर्स को कि जब उस वक्त आपको जो बेहतर डिसीजन लग रहा हो वो लें। तो एयरफोर्स की कामयाबी की वजह हमारे जराये बताते हैं एक वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल कम्युनिकेटेड प्लान था। और मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि भारतीय मीडिया ज़ाहिर है ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उनका जो S-400 सिस्टम था आदरपुर एयरबेस पर, उसे हमने, उसकी जो बैटरीज थी उसको हमने तबाह किया, उसको इनइफेक्टिव उस वक्त कर दिया। वो दावा कर रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी गए वहाँ पर तकरीर कर रहे थे, कोई तबाह नहीं हुआ था, पाकिस्तान गलत दावा कर रहा है। इस हवाले से आपके ज़रा क्या बता रहे हैं? देखिए बहुत सारे क्लेम्स हैं ना, जैसे उनकी जो ब्रीफिंग थी आर्मी ब्रीफिंग, उसमें तो ये बताया कि पाकिस्तान के भी हमने बहुत सारे जेट्स मारे, लेकिन किसी एक का नाम नहीं बताया, इवन नंबर तक नहीं बताया कि हमने कितने जेट्स मारे, बस ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि उसके बेसिस ही नहीं है ना कोई। जैसे मैं बता रहा हूँ जेट गिरना तो दूर की बात, हमारा उन्होंने कोई एक मिसाइल तक फायर नहीं किया अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा कि S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय करने का दावा था, लेकिन आज इंडियन सोशल मीडिया कह रहा है कि देखिए ये तो सलामत है, मोदी साहब ने तस्वीर खिंचाई है। तो हमें ये बताया गया कि इंडिया के पास जो है ना 4 बैटरीज है और ये मोबाइल होती है, जैसे गाड़ी में लेके जाते हैं और वहां से आप फायर करते हैं, जैसे HQ-9 है। तो जो S-400 है उनका, उसकी 4 उनके पास वो बैटरीज है, जिसमें से एक जो आदमपुर में थी वो तबाह की गई और इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक रडार होता है और एक फायरिंग यूनिट होता है। तो एक तो हमने मुकम्मल तबाह किया और हमारे जराये बताते हैं कि अगर आज उसी मकाम पे इन्होंने ये दिखाया S-400 उसकी बैटरी, तो फिर ऑब्वियसली इन्होंने कहीं और से मूव किए होंगे, क्योंकि इंडिया के पास टोटल जो हमारे जराये वो बताते हैं कि 4 है ये, तो उसमें से एक डिस्ट्रॉय हुई है, बाकी उनके पास मौजूद है। एक और इस पूरे मामले में बात सामने आई है कि S-400 वैसे तो एक वन ऑफ द बेस्ट इंटरसेप्टर्स है, लेकिन जो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे
उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके, इसीलिए हम उनके एयरफील्ड तक भी पहुंचे हैं और 26 मकामात को निशाना बनाया है। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल। अहम तफसीलात आपने सुनी हैं। और अब खुद जो भारतीय एयरफोर्स के साबिक पायलट्स हैं वो भारतीय फ़िज़ाइया पर, भारत की मिलिट्री स्ट्रेटजी पर सवालात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज़रिए बल्कि स्ट्रेटजी के ज़रिए भारत को मुकम्मल तौर पर आउट परफॉर्म किया है। ये हुआ कैसे, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया भी सवाल उठा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने न सिर्फ कैपेबिलिटी के ज़रिए बल्कि स्ट्रेटजी के ज़रिए भारत को जो है वो शिकस्त दी है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर है आप जो कैपेबिलिटीज़ हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स की उसको तो जानते ही हैं। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, चाहे वो साइबर के हवाले से हो, क्या इससे पाकिस्तान ने शिकस्त देने में कामयाब हुआ या फिर हिकमत अमली बहुत अच्छी थी कि खुद भारतीय इस वक्त लिख रहे हैं जो उनके रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिशियल हैं? किस तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं कि पाकिस्तान कामयाब हुआ? शाहजेब, देखिए, जो पाकिस्तान ने 5 जहाज या 6 जहाज जो गिराए हिंदुस्तान के, इंडियन एयरफोर्स के, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी किसी भी एयर बैटल के अंदर। इस तरह की एयर बैटल जो कि दुनिया में फर्स्ट टाइम लड़ी जा रही थी, तो वो तो एक कामयाबी मुसल्लमा है और इस्टेब्लिश्ड है, उसको हम एक साइड पे रखते हैं। उसके बाद हम दोनों एयरफोर्सेस के जो रोल्स उसके अलावा रहे, उस एयर कॉम्बैट के अलावा, और वो जो मिशन हुआ जो 1 घंटा चला उसके अलावा था, वो ये था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने पहले दिन अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल किया हमारे ठिकानों पे निशाने मारने के लिए अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें वो अहमदपुर शर किया और मुरीद की और ये तमाम चीज़ों पे हमें उसका पता है कि 9 जगह के ऊपर उन्होंने हमें टारगेट किया, जो कि वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी थी, तो इसलिए उसको छोड़ा तो जा नहीं सकता था। अब उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान का इसी किस्म का अटैक करने का। अब उसके अंदर उनके उसमें मिसाइल भी यूज हुए और उसके बाद हमारे जहाज भी यूज हुए और हर एक के लिए डिफरेंट टारगेट था। तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से S-400 बैटरीज को या कुछ स्टोरेज डेपोज को जब उड़ाया है, ख़त्म किया है उनको ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, तो वो भी एक और शोबा था, एक और फेज था ऑफ द वॉर, जिसके लिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। तो दोनों सूरतों के अंदर जो रोल्स थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो डिफरेंट थी। अब आ जाते हैं तीसरा हिस्सा है उसका, वो है ये जो हमारी UAVs जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं, कि ड्रोन्स इंडिया की आई, हमारी आई। अब ये इस किस्म की चीज़ है ड्रोन के अंदर कि वो डिपेंडिंग उसके ऊपर पेलोड क्या लगाया हुआ है वो वाला काम करता है। अगर तो पेलोड उसका ये है कि मुझे जो रडार देख रहा है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जगह ढूंढ के, उसको तलाश करके एग्जैक्टली उसको पता लग जाता है, तरीका होता है ट्रायंगुलेट करने का, पता लग जाता है कि यहाँ पे रेडार है जो मुझे इस वक्त इल्यूमिनेट कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन चली जाती है आपके कमांड कंट्रोल सेंटर में, जो यहाँ पे आए थे उनका हिंदुस्तान में था। सिमिलरली पाकिस्तान ने भेजे, और उसका एडवांटेज ये होता है कि अदर देन हरासमेंट एंड न्यूसेंस वैल्यू, क्योंकि आपके सरों के ऊपर शहरी आबादियों में घूम करके आवाज आ रही होती है, तो वो आपको परेशान रखती है कि यार ये क्या तमाशा है। यानी एक ऐसी चीज है जो कुछ करती भी नहीं है लेकिन हैंग कर रही है हवा में। उससे बढ़ के एक और मुश्किल और खतरनाक चीज है जिसको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं। वो तो होते ही छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं, और जो एक बड़े मिसाइल से निकल के वो इस तरीके से उड़ना शुरू कर देते हैं, वो UAVs के अलावा होते हैं। जो ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ, जो पहले मैंने बात की, ड्रोन्स के अंदर कई दफा आप 15-20 पाउंड 30 पाउंड का जो आप एक्सप्लोसिव भी डाल देते हैं। तो वो मिसाल के तौर पे कि आपने किसी ट्रक पे, किसी साइट पे, किसी एयर डिफेंस पोजीशन के ऊपर वो जब आपको नजर आया, तो आपने मैन इन द लूप के थ्रू उसको डेजिग्नेट किया, उसने कहा इसको तबाह कर दो, वो UAV छोटा सा बॉम्ब बना और उसके ऊपर जाके गिर गया। तो ये इस किस्म की उसकी न्यूसेंस है। तो ये बहुत सारे काम करता है, सर्वेलेंस भी करता है, बताता भी है कि रेडार्स की लोकेशन क्या है, और जैसे आप कह रहे हैं कि क्वाइट पॉसिबल, अच्छा ये भी मुमकिन नहीं है कि S-400 की बैटरीज उस वक्त ही हमें पता लगाओ जब ये जहाज गए या ये ड्रोन्स गए थे। ये मुमकिन नहीं है। ये हमें दोनों अतराफ में, और मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, हमें बहुत क्लियर अंदाजा होता है, पता होता है कि जो इनकी लोकेशन है वो कहाँ पे हैं और उनको किस तरीके से हमने न्यूट्रलाइज करना है जब अगर जरूरत पड़ती है तो।
और ज़ाहिर जो एयरफोर्स की तरफ से भी ब्रीफिंग दी गई उसमें भी बताया गया कि हम इस मामले से पहले भी उस पर नज़र रखते हैं, पता करते रहते हैं, मुसल सैटेलाइट मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं। नाउ अब एक और बात यह है कि वहाँ से भी दावा ज़रूर हो रहा है कि हमने भी नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को, हमने भी तैयारे मार गिराए। जब सवाल होता है कि क्या आपके पास इस हवाले से कोई तफसीलात है, तो तफसीलात वो नहीं शेयर करते। फिर यह सवाल हुआ उनसे कि क्या आपने तैयारे मार गिराए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने सहाफ़ी से कहा कि आप मेरे मुँह में अल्फाज मत डालें। मगर पाकिस्तान की तरफ से तो बाकायदा तौर पर ऑडियो सुनाई जा रही है कि जो उनके पायलट आपस में बातें कर रहे थे, विजुअल प्रेजेंटेशन दी जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। क्या अगर पाकिस्तान का नुकसान हुआ होता तो उन्हें भी पता होता और उन्होंने भी, उनके पास भी यही मालूमात होती और बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी आ गया होता? बेशक बेशक अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होता। देखिए S-400 बैटरीज हों या कोई उनके अपने, आफ्टर ऑल जब जहाज हमारे इलाके में उड़ रहे हैं तो किसी ना किसी उनकी तरफ से किसी जहाज ने उसको एंगेज करना था ना। तो उस जहाज के अंदर भी जिस किस्म का डेटा आपके साथ शेयर किया गया, कौम के साथ बताया गया कि फलानी जगह से इतने डिग्रीज, इतना डिस्टेंस के ऊपर, इतने मील दूर इस जगह से वहां पे गिरा है, वहां पे मैंने जहाज मारा है, पायलट्स के पास तो सारे का सारा डेटा मौजूद होता है। जब जाके मिसाइल लगता है तो उसका भी एग्जैक्ट टाइम उसके अंदर आ जाता है कि इतनी देर के बाद उसको एंगेज किया और खत्म किया। फिर उसके बाद एयरबोर्न जो हमारे सिस्टम्स हैं और या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स हैं, जो रेडार्स हैं, वो सब के सब उस फजा के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उस तमाम डेटा उनके पास भी आ रहा होता है। तो एक जगह पे डेटा नहीं होता, जहाज के अंदर होता है, एयरबोर्न जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके अंदर आता है, हमारे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के अंदर आता है और फिर कोलेट होकर सारे का सारा मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा होता है। तो ये चीज सिर्फ ये नहीं कि हम पायलट का इंतजार करते हैं कि वो आके बताएगा कि उसने क्या किया, ये बहुत जगहों पे अवेलेबल हो जाता है। और शायद हमने लास्ट टाइम आप ही के प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि इसके कंफर्म करने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कंफर्म किया जा सकता है कि किल हुई, किस वक्त हुई और किस किस्म की किल थी और कितना उसका मतलब प्रोबेबिलिटी 100% इस तरीके से होती है कि आपको पता लग जाता है कि वो उसकी जो तस्वीर से इमेज जो होता है, जो भी जिस किस्म का रेडार पे इमेज होता है, वो उस वक्त खत्म हो जाता है। तो एक रेडार पे नहीं, बहुत सारे रेडार्स पे जो उसको देख रहे होते हैं फजा में, वो जब गायब हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो तो गया, हवा से उड़ गया। तो इसलिए पाकिस्तान के पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है और अगर उनके पास कुछ होता तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर ली जाती, दुनिया से शेयर कर ली जाती और बता दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ रहा इस दफा अपने टैक्टिक्स के अंदर, अपनी चीजों के अंदर, और उसने बहुत बेहतर अंदाज से ना सिर्फ दुश्मन को मारा, उसको गिराया, अपने मिशंस किए, एंगेजमेंट्स की, ग्राउंड के ऊपर मिसाइल मारे, बॉम्बिंग की, उनको तबाह किया मिसाइल्स के साथ, वेपन्स के साथ, और फिर उसके बाद अपने इलाकों में भी वापस अपने अड्डों पे पहुंच गए। बाकी जो जमीनी छोटा मोटा नुकसान होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए मिसाइल वॉरफेयर भी एक इस दफा की हकीकत थी, भले एक महदूद पैमाने पे हुई, लेकिन हुई तो यही चीज हमारी तरफ से भी हुई, उनकी तरफ से भी हुई। तो जिस किस्म के रॉकेट्स और मिसाइल्स मारे जाते हैं, जिस किस्म की उनकी शक्ल होती है, पहले दिन तो बॉम्ब्स थे और जिनको बॉम्ब्स को रॉकेट्स की शक्ल दे दी गई थी, जो पहले दिन जो 9 जगह पे हमला हुआ, तो वो भी एक शक्ल थी, वो हमारे पास भी है। तो कहने का मतलब है कि ये तमाम चीजें जब एक खुले पैमाने पे आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे जब आप उनको डिफेंड तो करते हैं, उनको एंगेज भी करते हैं, न्यूट्रलाइज भी करते हैं, लेकिन जहाँ इतनी तादाद में भेजे जाएं वहां पे एक ना एक निकल के किसी ना किसी जगह लग के नुकसान जरूर पहुंचाता है। पाकिस्तान का मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का नुकसान हुआ है, खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशनल नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक जगह पे गालिबन रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक जहाज थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो कहते हैं कि इतना कम है कि जल्दी इंशाल्लाह रिकवर होकर वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया इमाम साहब की गुफ्तगू आपने प्रोग्राम में तहरीर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।